प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र विषय में आधुनिक कालीन शिक्षा या स्वतंत्रता के बाद भारतीय शिक्षा के विकास के बारे में पढ़ेंगे। जैसा आपको बताया गया, भारतीय शिक्षा के विकास को 3 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। पहला प्राचीन कालीन शिक्षा। प्राचीन कालीन शिक्षा को 2 उपभागों में, एक वैदिक कालीन शिक्षा, दूसरा बौद्ध कालीन शिक्षा में विभाजित कर अध्ययन करते हैं। दूसरा मध्यकालीन शिक्षा अथवा मुसलमान कालीन शिक्षा के नाम से हम अध्ययन करते हैं। तीसरा है आधुनिक कालीन शिक्षा। आधुनिक कालीन शिक्षा के विकास को भी जो है प्राचीन काल की तरह 2 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला आज़ादी के पहले भारतीय शिक्षा का विकास अथवा आज़ादी के बाद भारतीय शिक्षा का विकास। तो आज इसके पूर्व में आपको आज़ादी के पूर्व तक की भारतीय शिक्षा के विकास के बारे में पढ़ाया जा चुका है। प्राचीन कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन, वैदिक कालीन शिक्षा, मुगल कालीन अथवा मध्यकालीन शिक्षा के बारे में आपको जानकारी दी गई है। तो आधुनिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत आज़ादी के पूर्व भारतीय शिक्षा का विकास, आज़ादी के बाद अथवा स्वतंत्रतात्तर कालीन शिक्षा अथवा स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा। तो स्वतंत्रता के बाद की जो शिक्षा, भारतीय शिक्षा के विकास के बारे में हम जानकारी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसमें आज़ादी के बाद भारतीय संविधान में शिक्षा को समाहित करते हुए शिक्षा का विकास के लिए जो है पहल किया गया है। भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के अनुसार भारतीय शिक्षा के विकास, प्रचार प्रसार की बात की गई है। इसके लिए भारतीय संविधान के अनुसार समय समय पर शिक्षा का विकास अथवा शिक्षा में सुधार लाने के लिए आयोग और कमीशन गठन की भी बात कही गई है। तो आज हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत जो शिक्षा की व्यवस्था की गई है उसके बारे में हमको अध्ययन करना है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत पहला निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो भारतीय संविधान के अनुसार संविधान में वर्णित जो संविधान में वर्णन किया गया है, पहला है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 में यह व्यवस्था दी गई है कि भारत देश के सभी राज्य, सभी प्रांत को 10 साल के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सभी बच्चों में पहुंच जानी चाहिए, अथवा 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 10 वर्ष के अंतर्गत दे करके देना चाहिए, ये व्यवस्था किया गया है। 10 वर्ष के अंतर्गत 10 वर्षों में 10 वर्ष में 14 वर्ष तक के 14 वर्ष तक के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। प्रावधान कि अनुच्छेद 45 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में ये कहा गया है कि भारत देश के सभी राज्यों को जो है 10 वर्ष में 14 वर्ष तक की आयु को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था करना चाहिए। ये प्रावधान भारतीय संविधान में दिया गया है। इसी तरह से दूसरा, नारी शिक्षा के बारे में। दूसरा, स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा संविधान के अनुच्छेद 15(3) अनुच्छेद 15(3) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 3 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत में महिलाओं को शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए, अथवा ये मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 14 से 32 मौलिक अधिकार। भारतीय नागरिकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 32 तक जो है यह मौलिक अधिकार दिया गया है। उस मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 15(3) में यह व्यवस्था दिया गया है कि जो है भारत में महिलाओं को अथवा नारी स्त्री शिक्षा को अनिवार्य रूप से देना चाहिए, अथवा महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। जैसा इसके पहले हम भारतीय शिक्षा के विकास के बारे में देखते हैं तो आधुनिक कालीन में, आज़ादी के पूर्व महिलाओं में बहुत शिक्षा नगण्य थी। इसी तरह से मध्यकालीन शिक्षा में भी महिलाओं में शिक्षा नगण्य थी। प्राचीन काल में भी जो है महिलाओं को शिक्षा से वर्जित रखा गया था, वंचित रखा गया था। इस तरह से आज़ादी के बाद महिला को शिक्षा का मौलिक अधिकार मिलता है, यानी कि यहाँ पर आज़ादी के बाद भारतीय सभी महिलाओं को शिक्षा के अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में व्यवस्था किया गया है। ये इस तरह से नारी शिक्षा। तीसरा, धार्मिक शिक्षा।
धार्मिक शिक्षा। तीसरा, धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 28(1) धर्म के आधार पर शिक्षा देने की व्यवस्था अथवा नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में व्यवस्था किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 यह कहता है कि धर्म के आधार पर कोई भी जो है शिक्षा ग्रहण कर सकता है, उसका यह मौलिक अधिकार है। इसी धार्मिक शिक्षा के अधिकार के तहत ही जो है मुसलमान अपनी अलग से मकतब मदरसों में शिक्षा देते हैं, सिख गुरुद्वारों में अपना शिक्षा देते हैं, ईसाई चर्च में अपनी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, तो हिंदू धर्म के लोग गुरुकुल में अथवा गुरुकुल शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ये धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत अथवा भारतीय संविधान में जो है धार्मिक शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 28(1) के तहत जो है ये मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है। तो ये धार्मिक शिक्षा है। तो भारतीय संविधान में ये धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। चौथा है संघ एवं राज्य सूची में। संघ एवं राज्य सूची। राज्य सूची, संघ एवं राज्य सूची, इसके अंतर्गत भारतीय संविधान में जो है नागरिकों को संघ का आशय केंद्रीय सरकार के द्वारा भी अपने भारतीय नागरिकों के लिए शिक्षा का प्रावधान कर सकती है और वह शिक्षा में कानून ला सकती है। उसे यह अधिकार है, क्योंकि भारतीय कानून के अधिकार को जो है 3 सूचियों में विभाजित किया जाता है। एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है, तीसरा समवर्ती सूची है। तो संघ सूची के विषय जो होते हैं लगभग 99 विषय हैं। इनमें 99 विषयों का जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो केंद्र सरकार को होता है। इसी तरह से राज्य सूची में लगभग 66 विषय आते हैं जिस पर राज्य सरकार को जो है कानून बनाने का अधिकार है। तो शिक्षा को स्वतंत्र करते हुए उस पर संघ का भी अधिकार दिया गया है, राज्य सूची में भी शिक्षा को रखा गया है। तो संघ या राज्य अपने नागरिकों को जो है शिक्षा के सुधार करने के लिए, शिक्षा में सुझाव लाने के लिए कोई भी प्रावधान कर सकता है, कोई कानून बना सकता है। इस तरह से जो है, इसी तरह से समवर्ती सूची में भी शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, शिक्षा को समवर्ती सूची में भी शामिल करते हुए ये कहा गया है कि शिक्षा की जो आर्थिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उसके अनुसार वह समवर्ती सूची के अंतर्गत राज्य और संघ को दोनों को अधिकार है जो वो अपनी शिक्षा को जो है अपने देश, अपने राज्य के नागरिकों के लिए शिक्षा के अंतर्गत सुझाव या शिक्षा के लिए कानून ला सकती है। तो इस तरह से भारतीय संविधान में जो है यह भारतीय शिक्षा के विकास के लिए उल्लेख किए गए हैं। भारतीय शिक्षा के यानी कि वर्णन किए गए हैं। भारत में शिक्षा का विकास अथवा भारत में शिक्षा में सुधार लाने के लिए जो है ये संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। तो इस तरह से ये संवैधानिक प्रावधान आज़ादी के बाद जो है भारत में जो है यानी कि कानूनी तौर पर जो है शिक्षा को जामा पहनाया गया है। तो इस तरह से शिक्षा के विकास के आज़ादी के बाद जब हम देखते हैं समय समय पर शिक्षा में सुधार लाने के लिए
अथवा शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए समय समय पे आयोग और कमीशन का व्यवस्था किया गया अथवा आयोग बैठाए गए हैं। आयोग द्वारा अपने अपने सुझाव भी दिए गए हैं। जिसमें पहला आयोग आपको आज़ादी के बाद का जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन आयोग, राधाकृष्णन आयोग, राधाकृष्णन आयोग 1948 ईस्वी देखिए, भारत में शिक्षा का सुधार लाने के लिए, शिक्षा में और गतिशील लाने के लिए पहली बार विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आज़ादी के बाद गठन किया गया। ये राधाकृष्णन जो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, उनके अध्यक्षता में यह आयोग 1948 में गठन किया गया। तो इस आयोग के द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के तमाम प्रावधान किए गए, तमाम सुझाव दिए गए, जिसे हम अगले दिन इसको अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहीं तक अध्ययन करेंगे। आगे अगले दिन आपको बताया जाएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें और नोट्स बनाएं। धन्यवाद।